ये अच्छी बात है कि सरकार का नीति के तहत हमारे विभाग ने भी हिंदी का पखवाड़ा का एक कार्यक्रम रखा और आज समापन समारोह में आपके बीच में आने का मुझे मौका मिला। मैंने अभी कुछ नोट्स देख रहे थे और बहुत अच्छा लगा जो कुछ इनिशिएटिव्स लिया गया है और कहने के लिए अच्छा ड्राफ्ट भी दिया गया है और आगे क्या क्या करना चाहिए इसका भी जिक्र किया है। मैं मानता हूँ कि हमारे साथी राज्य मंत्री जी और अधिकारी और हमारे प्रोफेसर साहब ने कई बातें आपके सामने रखे हैं, तो उसको दोहराने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है सरकार का सोच क्या है, हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य क्या है और उसके तहत उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर विभाग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से काम करे। जैसे हमारे बाकी साथियों ने कहा है, मैं भी उसी बात को सहमति जताते हुए एक दो बात रखना चाहता हूँ। ये सौभाग्य की बात है कि मुझे कई सालों से हिंदी का प्रचार प्रसार में काम करने का, भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है और कई विदेशों में भी हमने देखा है कि हिंदी के बारे में लोगों का रुचि बढ़ रहे हैं। और मैं जब राजभाषा विभाग का संबंधित मंत्री थे, मैं गृह मंत्रालय में थे पिछली सरकार के समय, और तब कई बदलाव हमने देखे। कभी कभी हमारे समाज में जो हमारे सोचने का तरीका है, हम जिस तरीके से अपने आप को देखते हैं और जैसे हम दुनिया को देखते हैं, उसमें समस्या है। नहीं तो हम अपने ही देश में अपने भाषा को सुरक्षित रखने के लिए ये मेहनत करना पड़ रहा है। आपने कोई कभी सोचा नहीं होगा कि जापान में लोग जापानी भाषा को प्रमोट करने के लिए कार्यक्रम करते हैं। ये तो उसका जीवन धारा है, उसको करने का आवश्यकता ही नहीं होना चाहिए। या इंग्लैंड में अंग्रेजों को अंग्रेजी को आगे बढ़ाने के लिए कोई अभियान चलाना पड़े, ऐसा तो नौबत आ नहीं सकता है। ये बहुत विशेष परिस्थिति में ये नौबतें आते हैं हमारे देश में और कई ऐसे देशों में जहाँ कुछ लोग तो अपना भाषा लुप्त हो चुके हैं। लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मैक्सिको वगैरह में तो अपना भाषा लुप्त हो चुके हैं। वहाँ तो स्पेनिश या जैसे ब्राज़ील में पोर्चुगीज़, और अफ्रीका में कुछ जगह जर्मन, कुछ जगह फ्रेंच, कुछ देशों में अंग्रेजी, कुछ नॉर्दर्न अफ्रीका में इटालियन। इस तरह का जो विदेशी भाषाएं हैं वो पूरा कब्जा कर चुके हैं। हमारा यहाँ मृत्यु तो नहीं हुआ, लेकिन हम तड़प रहे हैं कि अपना भाषा को बचाने के लिए कितना हमको मशक्कत करना पड़ रहा है। अभी बातों के जरिए हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो हिंदी और भारतीय भाषाएं जितने भी हैं, इसका एक दौड़ चल रहा है जिसको हम पुनर्जीवित या उसको फिर से कायम करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारा सोच में प्रॉब्लम है, मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूँ। हम नए जब गृह राज्य मंत्री बने 2014 में, कई सालों से सांसद रहे हैं, पार्लियामेंट में भी चर्चा होते हैं हिंदी के बारे में या भारतीय भाषा में जो भी इशू है। तो मैंने जब गृह मंत्रालय में पदभार संभाला तो वहाँ विभाग होते हैं, राज्य मंत्री क्या क्या विभाग होते हैं, तो बड़ा मंत्रालय होने के नाते कुछ डिविजन्स होते हैं। तो मैंने अधिकारियों को बोला, होम सेक्रेटरी और बाकी लोगों को, कि मुझे ये बताइए कि पिछले कई सालों में गृह मंत्रालय में कौन सा विभाग है जो सबसे नज़रअंदाज किया गया है, या कौन सा विषय है जिसको लेकर के पिछले मंत्री का कोई रुचि ही नहीं था। वहाँ इंटरनल सिक्योरिटी का, फॉरेनर्स डिवीजन का, वीज़ा का इशू होते हैं, सिक्योरिटी का, इंटेलिजेंस का, बॉर्डर मैनेजमेंट, देश का सुरक्षा, ये सब इतना
प्रमुख रूप से प्राथमिकता मिलता था कि राजभाषा का तो राजभाषा सचिव कौन है उसको भी लोग को पता नहीं, और लोग ये समझते हैं कि राजभाषा सचिव जो है वो पनिशमेंट पोस्टिंग है, सोचते हैं कि वो आईएएस ऑफिसर होना पड़ता है। तो आईएएस ऑफिसर को राजभाषा विभाग का सचिव बनाना भी लोग भी ऐसे देखते हैं कि ये पनिशमेंट पोस्टिंग है, और जिसको पोस्टिंग दिया वो भी सोचते हैं कि मुझे तो पनिशमेंट मिल रहा है, काम ही नहीं करते हैं। करता भी है तो किसी को इतना जानकारी भी नहीं होते। तो फिर मैंने कहा कि मैं पहला जो रिव्यू मीटिंग है मंत्री होने के नाते मैं राजभाषा विभाग का समीक्षा करना चाहता हूँ, सबसे पहला मीटिंग। तो मैं मंत्री बनते ही अगले दिन मेरा पहला जो ज्वाइनिंग के बाद पहला मीटिंग, पहला रिव्यू मीटिंग राजभाषा को मैंने किया। करने के बाद कुछ निर्णय किए गए थे। उसमें से एक निर्णय ये था कि भारत सरकार का जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है वो नियम के तहत अंग्रेजी और हिंदी द्विभाषा दोनों में करना पड़ता था। लेकिन आजकल सोशल मीडिया आने के बाद ये अप्लाई जो सोशल मीडिया में करते नहीं है, तो सोचते कि ये न्यूज़पेपर में ही और सर्कुलर में ही हम दोनों भाषा को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड इतना पकड़ गया, सारा लोग तो डिजिटल वर्ल्ड में ही देखते हैं कि आपने कुछ, जैसे कि आज के मीटिंग के बारे में आप एक नेम प्लेट बनाना है या प्रोग्राम के बारे में हेडलाइन बनाना है या कुछ भी आप इंफॉर्मेशन देना है तो डिजिटल माध्यम से होता है। तो हमने एक सर्कुलर जारी किया कि पिछले कई सालों से ये देखा गया कि हिंदी का अवहेलना हो किया जा रहा है, इसलिए आज से कोई भी सर्कुलर, कोई भी एडवर्टीजमेंट, चाहे डिजिटल में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक में हो, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, ये पहला हिंदी में होगा, फिर उसका अनुवाद अंग्रेजी में होगा। ये निर्णय, और ये निर्णय होते ही शाम तक पूरा देश भर में बवाल हो गया। तो उसके बाद तमिलनाडु का मुख्यमंत्री का पत्र आया कि हिंदी को थोपा जा रहा है। फिर पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का लेटर आया। फिर पंजाब का उस समय अकाली दल का सरकार था, प्रकाश सिंह बादल जी का लेटर आया। इस तरीके से एक एक मुख्यमंत्री, जहां बीजेपी का शासन नहीं है, सारे मुख्यमंत्री का पत्र आने लग गया। क्योंकि उस समय एक न्यूज़ चैनल है जो बहुत ही ऐसे टाइप का न्यूज़ चलाते रहते हैं जिससे देश को कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो उन्होंने ऐसा न्यूज़ चला दिया। सर्कुलर सिंपल सर्कुलर था, वो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1966, उसके तहत ये कहा गया कि भारत सरकार का कोई भी कामकाज होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। तो ये तो मैंने कोई नियम बनाया नहीं है, मैं तो जो नियम बनाया उसको लागू कर रहा था। तो पूरा बवाल हो गया, धरना हो गया, स्ट्राइक हो गया। मैंने सोचा ये तो पॉलिटिकल गिमिक है, लेकिन अगले दिन और बड़ा बवाल हो गया। तीसरे दिन तो सड़क पर उतर गए लोग। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा ये आंदोलन का रूप में लेंगे। तो तीसरे दिन प्रधानमंत्री जी का फोन आया, तो कहा कि ये कैसे हो गया, विषय क्या है, ये बड़ा वो, जब हम लोग सरकार में आए 3 ही दिन हुए थे और 3 दिन में ही पहला समस्या खड़ा हो गया। तो फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई इसको थोड़ा देख लीजिए क्या हो गया, कम्युनिकेशन में कोई कमी। मैंने कहा सर ऐसे कुछ नहीं है, सिंपल से एक सर्कुलर है, वो मैं आपका पीएमओ में अभी भिजवा देता हूँ। ये बहुत ही सिंपल सर्कुलर है, इसको कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और कुछ रीजनल पार्टी ने बिना मतलब बिना कोई सोचे, ये सर्कुलर को पढ़े बिना उसको विवाद खड़ा कर दिया। फिर मैंने राजनाथ जी को, हमारे सीनियर मिनिस्टर थे, तो उनको बोला कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया है, थोड़ा सा इसको समीक्षा करना। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो एक अधिकारियों को बैठक करके एक प्रेस जारी करना चाहिए। तो फिर मैंने शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, और ये भी बताया कि ये सर्कुलर, ये पहला सर्कुलर नहीं है, ऐसा सर्कुलर पूर्व के सरकारों ने भी किया हुआ है। मैंने इसलिए नया सर्कुलर बनाया क्योंकि अब डिजिटल वर्ल्ड में सोशल मीडिया आ गई है, तो इसका रिच अलग हो गया। तो 5-6 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा से वो थमने लगा। तो बाद में मैंने इसको समझने की कोशिश किया कि एक राज्य में
कुछ लोग अंग्रेजी बोलने में उसको कोई परे नहीं है, लेकिन सामने वाला अपने पड़ोसी राज्य का भाषा आने नहीं देंगे। मतलब अपने आप में, अपने सोच में इतना कमियां है, जिसकी वजह से हम लोग कभी कभी डिसयूनिटी हो जाते हैं, जिसकी वजह से देश को गुलामी का वो दौर में रहना पड़ा। तो इस तरह का कई चीज़ें हैं जो मैंने देखा है, वो सोच में है और हमारे समझने में समस्या है। 1987 में हम सोवियत संघ गए थे, उसमें फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन यूएसएसआर। तो सोवियत संघ में गए तो हम लोग अलग अलग दल थे, ग्रुप करके गए थे। तो एक ग्रुप थे, हम लोग मॉस्को पहुंचने के बाद हम लोगों को अपना आइटिनरी बताया कि आप लोग को यहाँ यहाँ जाना है। तो उसके लिए एक इंटरप्रेटर रखा, एक लड़की है, जवान लड़की है, हम लोग भी स्टूडेंट ही थे, तो वो भी स्टूडेंट हिंदी पढ़ के आई हैं। तो उन्होंने हिंदी में हम लोग सबका स्वागत किया अच्छी तरह से, कि भारत के हमारे दोस्तों को सोवियत भूमि में स्वागत है, इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छा से स्वागत किया। तो जब वो स्वागत करके फिर हिंदी में बोल रही थी, तो हमारे दल जो लोग कुछ थे, आगरा से कुछ लड़के थे, हिंदी संस्थान से कुछ बच्चे आए थे और बाकी राज्य से भी आए थे, वो बार बार अंग्रेजी बोल रहे हैं, वो लड़की बार बार हिंदी बोल रहे हैं, हमारे भारतीय दल के लोग अंग्रेजी में बोल रहे हैं, तो उसमें गैप हो रहे हैं। तो बाद में वो लड़की ने कहा कि आप लोग माफ़ कीजिए, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है और आप लोगों के लिए मैंने हिंदी सीखी है। और लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है ताशकंद में, वहाँ उन्होंने 4-5 महीने हिंदी सीखी। फिर विश्वविद्यालय, यहाँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आकर के उन्होंने कुछ हिंदी सीखी और सही हिंदी सीख लिया और अच्छा से वो बात कर सकती थी। तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मैंने अपने लोगों को कहा कि आप लोग ये समझ ही नहीं, ये कोई अंग्रेजी देश तो है नहीं, हम सोवियत संघ में आए हैं, या रूसी भाषा चलती है। तो वो लड़की हमारे लिए हिंदी सीखी है और हम बार बार अंग्रेजी में बोले जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो फिर कुछ समय तक तो हम लोग ने करेक्शन किया, फिर हमारे लोग अंग्रेजी में उतर गए, बार बार अंग्रेजी बोलने में बहुत मजा आते थे हमारे लोग। अब कितना परफेक्ट बोलते नहीं बोलते अलग बात है, लेकिन वो अंग्रेजी बोलने में बहुत मजा आता। तो फिर उसके बाद में मुझे तो बहुत तंग आ गया, मैं परेशान हो गया एक्चुअली 4-5 दिन के बाद में, क्योंकि एक तो हमारे लोगों को समझ ही नहीं है कि हर देश हमारे जैसे अंग्रेजी क्रेजी नहीं होते हैं। हमारा देश में अंग्रेजी का जो पागलपन है, वो अब गांव में जाने से भी लिखा रहता है, अंग्रेजी में कोचिंग होते हैं, अंग्रेजी भाषा सीखना है। कोई भी भाषा सीखना बहुत अच्छी बात है, वो तो सीखना चाहिए, लेकिन अपना मातृभाषा को खत्म करके किसी का भाषा सीखना, इससे बड़ा गलत काम तो हो नहीं सकता है। तो हमारे देश में सबसे बड़ा समस्या ये है कि गुलामी के जंजीरों में इतने साल रहे हैं, तो अंग्रेजी को बहुत ही सुपीरियर भाषा मानते हैं। और जो आपने देखा होगा, शुरू का जो हमारे जब आज़ादी के समय में भी जो अंग्रेजी पढ़ते थे या इंग्लैंड में पढ़ते थे, वही नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे उसको तो बहुत छोटे मानते थे अपने ही समाज में लोग। इसलिए मैं कभी कभी जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स देखता हूँ और सुनता हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी, उस समय जो हमारा जो इंडियन लीडर्स थे, जो हमारे स्वतंत्र सेनानियों का जो नेता थे, उनका अंग्रेजी को सुनिए, इतना सटीक और इतना क्लासिकल इंग्लिश बोलते थे। तो ये बाद में ये दौर चलते रहा। फिर हमने बाद में देखा, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने, या वो जो विदेश मंत्री बने, तो पहली बार उन्होंने यूनाइटेड नेशन में हिंदी में भाषण दिया। फिर वो जब प्रधानमंत्री बने तो फिर तो उन्होंने पूरा हिंदी में ही कामकाज शुरू कर दिया। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर के अब तक सब देख ही रहे हैं कि हमारा देश में हिंदी और भारतीय भाषा का पूरा हर जगह फैलना शुरू कर दिया है। ये परिस्थिति बहुत लेट से आया है, मगर मैं मानता हूँ कि ये सही समय में हमारे लिए तो एक तरह से सही समय ही है, नहीं तो बहुत लेट हो जाते हैं।
लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम दूसरे भाषा को बहुत कमज़ोर मानना या बिल्कुल नहीं सीखना। कोई भी भाषा सीखना ये तो बहुत अच्छी बात है, और हमारे देश में इतने अलग अलग भाषाएं हैं, तो वो तो एक भाषा सीखना तो ज्ञान है, बहुत उससे ताकत मिलती है। तो मैं तो मानता हूँ कि हर भाषा को हम लोग को ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्योंकि इंडिया को जोड़ने के लिए एक भाषा तो चाहिए, देश को जोड़ने के लिए एक प्रमुख भाषा चाहिए। तो इंडिया को, हमारे पूरे भारत को जोड़ने का जो काम करते हैं वो हिंदी करते हैं, और हिंदी ही पूरा देश को जोड़ सकते हैं। जो आज़ादी का आंदोलन के समय में भी हिंदी ने जोड़ने का जो काम किया, जैसा हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया, मैं जब राजभाषा विभाग मंत्री थे तो ये सारे चीज़ में बताते रहते थे कि आज़ादी की लड़ाई के समय में कौन कौन से नेता हिंदी को प्रमुख रूप से आगे लेकर के एक सूत्र में देश को बांधने का काम किया। ये सब हम लोगों को बताते थे। कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार से मैं मानता हूँ हमारे देश इतना बड़ा देश है कि हम लोग कभी कभी अपने आप को पहचानते नहीं हैं। जैसे साउथ कोरिया का जिक्र किया, दक्षिण कोरिया का जनसंख्या लगभग 5 करोड़ है और उत्तर कोरिया का लगभग 3 करोड़ है। छोटा देश है, लेकिन इकोनॉमी हमसे कितना ज़्यादा उनका बड़ा पर कैपिटा इनकम हो गई। लेकिन उनका पॉपुलेशन, जैसे कि देश में हिंदी बोलने वाला सबसे ज़्यादा है हमारा देश में, उसके बाद सेकंड में हमारे यहाँ बंगाली और तेलुगु, उसके बाद फिर मराठी बोलने वाला, फिर उसके बाद में तमिल, फिर उसके बाद में इस तरह करके जो मिड साइज है, जो 4-5 करोड़ वाले में बहुत है। ये जो मैंने नाम लिया, ये तो 10 करोड़ से ऊपर बोलने वाले, ये तो यूरोप के जर्मनी को छोड़ के, जर्मनी और रूसी को छोड़ के कोई ऐसा देश नहीं है जिसका उसी देश में रहने वाला का संख्या उतना हो या उस भाषा को बोलने वाले। इंग्लैंड का इंग्लिश है तो ठीक है, क्योंकि अमेरिका भी इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, कनाडा भी इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, या न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो 5 आइज बोलते हैं स्ट्रेटेजिक की दुनिया में, ये 5 आइज वाले जो अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के लोग ही वहाँ जाके बसे तो वो अंग्रेजी देश बन गए। अदरवाइज तो जर्मनी का पॉपुलेशन 8 करोड़ है, और सामने में जैसे ऑस्ट्रिया वगैरह में जर्मन बोलते हैं, और कुछ 1-2 देशों में, छोटा देशों में बोलते हैं। वो मिला करके जर्मन बोलने वाला 10 करोड़ के आसपास ही है। थोड़ा सा स्पेनिश और ये थोड़ा ज़्यादा हो गया कि लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में पूरे के पूरे स्पेनिश और पोर्चुगीज में कन्वर्ट हो गई है। अदरवाइज यूरोप के अंदर में छोटे छोटे देश हैं। हमारा यहाँ तो एक राज्य है उनसे बड़ा है। तो उसी प्रकार से हमारा देश में अपने आप में ही हम एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, हम इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। तभी जो नई शिक्षा नीति के तहत प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि आगे जाकर के हमारे मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन हम अपने जो मातृभाषा है उसमें भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे कि MBBS हिंदी में करते हुए या इंजीनियर जो है हिंदी में करते हुए ये देखने को मिलेंगे। और साथ साथ हमारे अपना जो पड़ोसी भाषा है कोई ना कोई सीखना चाहिए, नहीं तो हैंडीकैप बन जाता है। अभी तो लगभग हिंदी तो मुझे लगता है कि देश में साउथ इंडिया में 1-2 जगह छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट में 1-2 पॉकेट छोड़ के लगभग हिंदी सब समझ में आता है। ये बोलचाल का भाषा तो बन ही गया है। मेरे जो गृह राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ तो सब लोग 100% हिंदी को समझते हैं। लेकिन एक डिबेट जब हुआ हिंदी को लेकर के, हमारे एक एडवाइजरी ग्रुप है, वहाँ विवाद खड़ा हो गया। विवाद इस चीज़ को लेकर के हुआ कि हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। एक गुट ये मानते हैं कि बोलचाल भाषा के रूप में हिंदी को प्रस्तुत करना चाहिए, तभी जाकर के हिंदी का विस्तार होगा। जैसे हिंदी फिल्म होते तो फिल्म देख करके लोग हिंदी सीख लेते हैं। दूसरे एक पक्ष है, बहुत बड़ा गुट है, उनका मानना है कि नहीं, प्योर हिंदी, शुद्ध हिंदी बोलना चाहिए। अगर शुद्ध हिंदी को छोड़ेंगे तो हिंदी का आत्मा ही खत्म हो जाएगा, तो फिर हिंदी को आगे कैसे बढ़ाएंगे। दूसरा पक्ष है, हिंदी का आत्मा का चक्कर में हिंदी ही नहीं रहेगा तो फिर हम आत्मा कहाँ से लाएंगे। तो फिर ये आपस में बड़ा विरोध हुआ।
बैठक हुआ, 2-4 एडवाइजरी कमेटी मीटिंग हुआ, एक मीटिंग तो प्रधानमंत्री जी ने खुद उसका चेयर किए थे। तो ये विरोध है, तो इसके बारे में मुझे कुछ टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन ये रहेगा। और खास करके जो विद्वान लोग हैं, जो लोग लेखक हैं, लिखते हैं, उनका एक पक्ष रहता है। और जो हिंदी को एक कॉमर्शलाइज या हिंदी को एक्टिविटीज के रूप में ले जाना चाहता है, वो चाहता है कि सरल हो, हर आदमी बोल सके हिंदी का शब्द, क्योंकि बहुत मिश्रण भी हो गया है। कई शब्द ऐसा है जो अंग्रेजी वाला शब्द भी हिंदी बन चुके हैं, उर्दू से मिल चुके हैं। अदरवाइज तो हिमाचल में जाइए, हर दूसरे गांव का भाषा अलग है, मिलने के लिए सबको हिंदी ने मिला के रखा है। उत्तराखंड में जाइए, मैं परसों हिमाचल में गई, मैंने उनको बोला आपके भाषा में बताइए शिमला में, तो हमको एक शब्द में समझ में नहीं आता है। और जो शिमला में जो बोलते हैं कुल्लू मनाली में उसको समझ में नहीं आता है। वैसे राजस्थान में जाइए, ये यूपी में जाइए, अब ये हमारे मंत्री जी का वो आगरा साइड में देखिए, उनका बोलचाल अलग है। आप वहाँ पूर्वांचल में जाइए अलग है, मेरठ में जाइए अलग है। तो बेस तो एक लोकल वेरिएशन तो है सब में, और तमिल बिल्कुल बेस अलग है, तेलुगु अलग है, आसामिया अलग है, तो ये तो रहेगा ही। लेकिन जो हम लोग देश को जोड़ने के लिए इस वक्त हिंदी का कोई विकल्प नहीं है, हिंदी को ही आगे लेके चलना होगा। इसलिए चाहे वो शुद्ध हिंदी हो या बोलचाल हिंदी बोले, लेकिन हिंदी को आगे लेकर के तो चलना ही होगा। इसलिए मैं मानता हूं कि जो बिना मतलब का विवाद खड़ा हो जाता है, ये सब को हम लोग नज़रअंदाज करते हुए हिंदी को सिर्फ भारत का भाषा ही नहीं, हिंदी को विश्व का भाषा बनाना है। क्योंकि हिंदी एक तरीके से विश्व भाषा के रूप में कायम हो चुके हैं। पार्लियामेंट में कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने जो सवाल किया था कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, आप डिक्लेयर किया क्या? कुछ तो बोलता है हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं। तो मैंने कहा कि राष्ट्रभाषा तो मेरे लिए हर भारतीय भाषा हमारा राष्ट्रभाषा है, हर मातृभाषा हमारा राष्ट्रभाषा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर हिंदी जो है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये चीज़ मैंने पार्लियामेंट में भी क्लियर किया कि नेशनल लैंग्वेज नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। लेकिन मेरे लिए वही राजभाषा ही राष्ट्रभाषा है। तो मैं इस हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि तरीके से नहीं बताएंगे तो फिर विवाद खड़ा कर देते हैं, फिर बिना मतलब का डैमेज हो जाते हैं। इसलिए हम तो विवादों से बचना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए जो हमने मेहनत किए हैं, इसका रंग ला रहे हैं। मैं जब फिजी में गए, आप लोगों ने सुना होगा, आज से 15-16 साल पहले, लगभग 20 साल हो गए हैं शायद, वहाँ विरोध हुआ था और वहाँ कई भारतीय मूल के लोग रहते हैं। लेकिन जब हम गए 2018 में, तो मुझे वही जो वहाँ के शासक, जो मिलिट्री रूलर था, आज के दिन वो राष्ट्रपति है, वही खुद मुझे मिले और फिर उनसे 1-to-1 मीटिंग हुआ। उसके कैबिनेट से भी मेरा मीटिंग हुआ फिजी में, और उनकी राजधानी सुबह में ही डिक्लेरेशन किया मेरा रहते हुए कि 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन हुआ, जो नरेंद्र मोदी जी का कूटनीति का सफलतापूर्वक प्रमाण है। तो बात ये था कि जिस भारतीय लोगों को उन्होंने बाहरी बोलते थे, अब उनको डिक्लेयर किया गया कि भारत से जो ओरिजिनल भारत से जो आए वो भी मूल फिजी माना जाएगा, और हिंदी वहाँ का नेशनल लैंग्वेज बन गया है, और हिंदी को उनके काम काज में इससे ऑफिशियली उसको हिस्सेदारी बना करके उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। वैसे फिर मैं सिंगापुर में गई, सिंगापुर में भी सिंगापुर यूनिवर्सिटी में मैं जब गई तो वहाँ का मैंने उद्घाटन किया कई कार्यक्रमों का, और वहाँ हिंदी का कई छात्राओं से भी मिलने का मुझे मौका मिला। इसी प्रकार से कई देशों में, मॉरिशस में जब विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया गया था, उसमें लगभग 100 देशों से ज़्यादा प्रतिनिधि, हिंदी बोलने वालों का प्रतिनिधि दल वहाँ आए थे। तो इस प्रकार से सुषमा स्वराज जी हम साथ में थे उस समय जब मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। तो इस तरीके से पूरा ग्लोबली हिंदी को हम लोग आगे फैलाने का काम कर रहे हैं। पर मूल बात यह है कि हम हिंदी को विश्व भाषा बनाने में तो सफलता हम लोग प्राप्त करेंगे,
लेकिन अपने ही देश में अगर हिंदी को हम प्राथमिकता नहीं देंगे तो विश्व में हम क्या इसको विश्व भाषा बनाएंगे। इसलिए अपने लोगों में, अपने ही बीच में हिंदी को प्रमुख रूप से हम इसको आगे लाना है, और बोलचाल का भाषा से लेकर के किसी रूप में जो ऑफिशियल कामकाज है उसमें भी हम लोग हिंदी को प्राथमिकता से काम आगे बढ़ाएं। और मैं फिर विभाग के अधिकारियों को, जितने भी जो कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, सबको धन्यवाद देता हूँ। फिर हमारे प्रोफेसर साहब को स्पेशली धन्यवाद देता हूँ। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं। आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा कार्यक्रम भी है शाम को, तो मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ के आया हूँ, तो आप यहाँ आए बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपने सभी वक्ताओं की सहमति जताई। माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री जी हमारे बीच से जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी। माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी ने सभी वक्ताओं से अपनी सहमति जताई कि हिंदी को हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और कार्यशैली में लाना होगा, तभी हम हिंदी भाषा को लुप्त होने से बचा सकते हैं। उन्होंने हमें बताया कि हिंदी को विश्व की भाषा बनाने का भी प्रयास हमें करना है। प्रोग्राम की अगली कड़ी में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज के इस समारोह में नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति होगी। मेरा सभी माननीयों से अनुरोध है कि कृपया मंच के सामने आना करें।